नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे लूसेंट के जो 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि अभी इम्पोर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसके लिए मैंने 5 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लूसेंट से लिए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कोई भी लूसेंट के ऑब्जेक्टिव वाली बुक उठा के यहाँ पे 500 क्वेश्चन बनाए नहीं हैं। तो अभी बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव उठा के सीधे सीधे लूसेंट से बुक बना दिया गया है। मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे चुने हैं जो कि आपके आने की संभावनाएं ज़्यादा है। देखिए आजकल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आरआरबी हो या एसएससी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करती है जो कि अभी करंट से रिलेटेड है। यानी कि करंट में कोई घटना हुई हो और उस घटना का उस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से कोई रिलेशन हो। जैसे कि हाल ही में चीन और भारत के बीच जो लड़ाई हुई थी, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गलवान घाटी में, तब के टाइम पे, तो ये करंट का एक टॉपिक है और इससे रिलेटेड कोई स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जैसे पूछ दिया जाएगा कि चीन और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है, और या एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो किन दो देशों के बीच है। तो ये चीज़ें, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो संबंध हैं वो अच्छे हो रहे हैं, तो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अभी दिल्ली पुलिस के हाल ही के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें बोल दिया गया था कि भूपेन हजारिका जो है, सॉरी, इसमें से इन सभी में से कौन से कवि जो हैं वो असम से रिलेटेड हैं। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे और उसमें एक भूपेन हजारिका का नाम था। तो यहाँ पे सीधे सीधे अभी भूपेन हजारिका को पिछले साल ही क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। तो इसीलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को मैंने लूसेंट से उठा रखे हैं, जो कि अभी करंट से रिलेटेड भी हैं और साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बहुत बार रिपीटेड भी हैं और जिनका इस बार भी रिपीट होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आप इस पूरे के पूरे जो सीरीज है उसको अच्छी तरह से देखिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए, डिसलाइक जरूर कीजिए। और साथ साथ में आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि कहाँ पे आपको कोई डाउट लगा या कहीं पे आपको अगर कहीं पे मिस्टेक हो चुकी, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है आंसर में तो वहाँ पे आप अपना कमेंट भी मुझे कर सकते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और साथ साथ में मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे केवल 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि 50 से डबल हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी मिलते जुलता आपको मिल जाएगा इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वैसे कब हुई थी, 1921 में की गई थी, और जो की थी दयाराम साहनी के द्वारा। और साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है हड़प्पा। क्यों हड़प्पा क्यों है, क्योंकि सबसे पहला और सबसे बड़ा स्थल जो है वो हड़प्पा खोजा गया था, और ये है पाकिस्तान में। ये कहाँ है, पाकिस्तान में। ये सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब मैंने यहाँ पे क्या बोल रखा है, सिंधु घाटी का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है, भारत में देखिए हड़प्पा जो है वो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा पर, लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा। तो आपसे अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा है तो राखीगढ़ी, और वैसे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो है हड़प्पा। अगला है, बौद्ध धर्म का आखिरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ये हुई थी कुंडलवन, यानी कि कश्मीर में हुई थी। देखिए बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियाँ हुई थी, इन 4 संगीतियों में जो ये चौथी संगीति थी वो कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप अपने क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ में इन टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं कि ये संगीतियाँ अगर चौथी पूछेगी तो पहली, दूसरी, तीसरी भी पूछी जा सकती है। तो आप इनको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अगला है, चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए चाणक्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखी थी, और इनको किस अन्य नाम से जाना जाता था, एक तो कौटिल्य नाम से जाना जाता था और एक विष्णुगुप्त। एक कौटिल्य नाम से जाना जाता था और एक विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा विष्णुगुप्त। अगला है, मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य है। देखिए सीता का जो तात्पर्य मौर्य काल में हुआ करता था वो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जो रेवेन्यू था, यानी कि जो राजकीय भूमि थी, जो सरकारी जमीन थी, उससे जो टैक्स मिलता था, जो कर मिलता था, उसी को सीता कहा जाता था मौर्य काल में।
अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला है गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, तो ये की थी चंद्रगुप्त ने। जो चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि चंद्रगुप्त, उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण कर रखी थी। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यह है समुद्रगुप्त। समुद्र की जो विजय थी उससे प्रभावित होकर के एक इतिहासकार हुए करते थे वाई.वी. स्मिथ, उन्होंने इनको नाम दिया भारत का नेपोलियन, इनकी विजय से प्रभावित होकर के। अगला है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, ये थे 24वें तीर्थंकर। इसके पहले थे ऋषभदेव, और 23वें भी कभी कभी पूछ लिया जाता था, ये थे पारसनाथ या पार्श्वनाथ बोल सकते हैं, पारसनाथ। और यानी कि 24वें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है, तो वो थे कौन, महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। अगला है इलाहाबाद प्रशस्ति की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी हरिसेन ने। किसने की थी, हरिसेन। ये समुद्रगुप्त का दरबारी था और इसने इलाहाबाद प्रशस्ति की स्थापना की थी। अगला है हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था, तो ये थे बाणभट्ट। और इन्होंने बाणभट्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्होंने हर्षचरित लिखी थी। क्या लिखी थी, हर्षचरित लिखी थी। और साथ साथ में इन्होंने लिखी थी कादम्बरी। क्या लिखी थी, कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी के जो लेखक थे वो थे बाणभट्ट, और साथ साथ में ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देख कर्क रेखा की बात यहाँ पे हो रही है, तो भारत से गुजरने की जब बात यहाँ पे आती है, तो ये 8 राज्यों को याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि अभी कभी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे कि कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको ऑप्शन में से उसको टिक करना होगा कि जहाँ से गुजरती नहीं है। तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य हैं, इनको याद करने का एक ट्रिक है, पंडित झागूराम के 6 मित्र। क्या है, पंडित झागूराम के 6 मित्र, ये याद करने का तरीका है। देख, पंडित झागूराम के 6 मित्र अगर आप लिखेंगे तो प पर पश्चिम बंगाल, झ पर झारखंड, गु पर गुजरात, रा पर राजस्थान, म पर मध्य प्रदेश, के को हटा दीजिए, छ मतलब छत्तीसगढ़, मी मतलब मिजोरम और त्र मतलब त्रिपुरा। तो यानी कि ये 8 राज्य को याद करने का आपका अच्छा तरीका है पंडित झागूराम के 6 मित्र। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत की मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, तो ये है मिर्जापुर से। यह है 82 1/2 डिग्री यानी कि 82.5 जो डिग्री जो देशांतर है वो कहाँ से गुजरता है, ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो कि ग्रीनविच टाइम जोन से कितना घंटे आगे चलती है, 5.5 घंटे। कितना घंटे, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। अगर यानी कि इंग्लैंड में अगर 12 बज रहे हों तो भारत में कितने बज रहे होंगे, 5.5 घंटे बज रहे होंगे, 5.5 बज रहे होंगे। अगला है भारत के कितने राज्य तटीय सीमा वाले हैं, यानी कि भारत के जो राज्य हैं नीचे के, यहाँ से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, इसी तरीके से एक टोटल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा वाले हैं, यानी कि समुद्र तट से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो है इंदिरा बिंदु, या इसको बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा बिंदु भी बोलते हैं या पिगमिलियन बिंदु या पिगमिलियन पॉइंट भी इसको बोला जाता है, और ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यह है 2.4%। अगर यानी कि अगर पूरे विश्व का क्षेत्रफल ले लिया जाए, यानी कि जितना भी स्थल है, यानी कि केवल लैंड की बात हो रही है यहाँ पे, जितना भी भारत पूरे विश्व में लैंड है, स्थल है, यानी कि भूमि है, उसका अगर ले लिया जाए तो भारत के पास कितनी भूमि है, 2.4% भूमि है। भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ मिलती है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ ये लगती है 4096 किलोमीटर। कितना लगती है, 4096 किलोमीटर, ये बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सबसे लंबी स्थल सीमा जो है वो भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। तो यहाँ पे आपको इसको याद करने का तरीका क्या है, इसका याद करने का तरीका है बचपन में MBA किया। क्या है, बचपन में MBA किया, तो यानी कि B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार और B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान। तो ये यहाँ पे आपको याद करने का तरीका है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, फिर चाइना से, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान एंड फिर अफगानिस्तान से। सबसे छोटी जो स्थल सीमा है वो है अफगानिस्तान के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व के कितने विश्व विरासत स्थल हैं, यानी कि यूनेस्को के कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो ये हैं 38 विश्व विरासत स्थल हैं, और इसमें सबसे पहले अजंता एलोरा की गुफाओं को लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पर्वत चोटी नमचा बरुआ कौन से राज्य में है? तो यह है असम में। और इसके साथ साथ आपको जैसे हिमालय की जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ है? वो नेपाल में है। और जो हिमालय की पर्वत चोटी नमचा बरुआ, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ है? असम में। अगला है, भारत का बेंगलोर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो यह वृषभावती नदी के किनारे। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ है कि जो इम्पोर्टेंट शहर है और वो किन नदियों के किनारे बसे हैं, ये भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा, और मैं इसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये है डुरंड रेखा। देखिए, डुरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी सीमा रेखा है। तो पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान का ये लद्दाख वाला हिस्सा है, वो भारत के साथ मिलता है, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो डुरंड रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद 123। जब कोई संसद अपने सत्र में नहीं होती है, तो जो राष्ट्रपति होता है वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि संसद द्वारा एक बिल जो पारित किया जाता है उसके समरूप होता है। तो यह अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है वो, उसके पास ये शक्ति होती है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला है, राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था या कब किया गया था? तो ये किया गया था 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। और राज्यसभा में अधिकतम जो सीट होते हैं वो कितनी होती हैं? 250 सीटें होती हैं। 250 सीटें अधिकतम होती हैं, और इसका गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952। और ये भारत का उच्च सदन है। निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। अगला है, संविधान सभा के सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था BN राव को। भारत में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, और इनके साथ जो भारतीय थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। और तब के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इन्हीं को सती प्रथा का अंत करने का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, जिनका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में मिलता है, वो बनने की योग्यता किसके समरूप होती है? यानी कि उनकी योग्यता, अगर हम चाहें कि इनकी योग्यता क्या होती है, तो वो किसके समरूप होती है? तो ये मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होती है उसकी जो योग्यता होती है, वही योग्यता किसकी होती है? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान्यायवादी बनने की योग्यता जो होती है वो किसके अनुरूप होती है? मुख्य न्यायाधीश के अनुरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़ करके सभी उपाधियों का अंत करता है? तो ये अनुच्छेद 18, यानी कि जो अनुच्छेद 18 है हमारा भारत के मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद 18 है, उसमें सैनिक और शैक्षणिक उपाधियां, जैसे सैनिक उपाधियां होती है कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये जो उपाधियां हैं इनको छोड़ करके, और शैक्षणिक उपाधियां जैसे प्रोफेसर हो गया, इंजीनियर हो गए, इनको छोड़ करके सभी उपाधियां जैसे राजा, महाराजा या राजकुमार, ये सारी उपाधियों का जो अंत करता है वो कौन करता है? वो अनुच्छेद 18 करता है। अगला है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं जर्मनी से ली गई हैं आपातकालीन शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति के बाद यहाँ पे 3 आपातकालीन, यानी कि 3 प्रकार के आपातकाल वो भारत में लगा सकता है, और ये सब कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 60 से 500, यानी कि कम से कम 60 और अधिकतम अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए। ये विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे गोवा है, जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उसमें 60 से कम यहाँ पे विधानसभा यानी कि MLA हैं। तो यहाँ पे ये क्यों 60 से कम क्यों है? क्योंकि ये अपवाद है, यानी कि वो विशेष राज्य का दर्जा है, और उसी विशेष राज्य की वजह से वहाँ पे जो MLA हैं वो 60 से भी कम होते हैं। पर लेकिन जो नॉर्मली, अगर आप नॉर्मल स्टेट की बात करें तो वो 60, मिनिमम 60 होने चाहिए, और मैक्सिमम अधिकतम कितने होने चाहिए? 500 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था या कब किया गया था? तो ये किया गया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ये हैं 25 भाग। जब स्टार्टिंग में संविधान बना था, मूल संविधान, उसमें 22 भाग थे, पर लेकिन अब इसमें कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं,
रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है रेडियन। जैसे अगर आप बोलें लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है मीटर। उसी तरीके से कोण जो होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। अगला वो क्वेश्चन क्या है? वो कौन सी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ये होती है पारा यानी कि मर्क्यूरी, यानी कि जिसको हम Hg इसको डिनोट करते हैं Hg से। और साथ साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि वो कौन सी अधातु होती है? ये तो धातु की बात होगी, वो कौन सी अधातु होती है जो द्रव अवस्था में रहती है यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहती है? तो वो होती है ब्रोमीन। वो क्या होती है? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि कार्बन के जितने अणु होंगे, परमाणु होंगे, हाइड्रोजन कितना होगा? उसके दोगुने से दो ज़्यादा। जैसे अगर मैं मेथेन बोलूँ, एल्केन में मेथेन आता है तो मेथेन कितना आएगा? CH4। अगर मैं बोलूँ एथेन तो C2H6। देखिए अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है? उसके दो गुने से दो ज़्यादा। और कार्बन दो है तो हाइड्रोजन कितना हो जाए? उसके दो गुने से दो ज़्यादा। ये एल्केन का है। एल्कीन के क्या होता है? CnH2n, खाली कितना होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ का हृदय कितने भागों में बटा रहता है? यह होता है 4 भागों में बटा रहता है। अब देखिए मगरमच्छ का हृदय जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्जाम में पूछा जाता है? जो मगरमच्छ आता है वो कौन से वर्ग के अंदर आता है? सरीसृप, यानी कि जो सांप, जिसके अंदर सांप वगैरह वर्ग आते हैं सरीसृप, जैसे हम लोग स्तनपायी के अंदर आते हैं, उसी तरीके से जो मगरमच्छ आता है वो सरीसृप के अंदर आता है। पर लेकिन सरीसृप के अन्य जो जानवर होते हैं या अन्य जो जीव होते हैं उनका जो हृदय होता है उसके 3 भाग होते हैं। उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पर लेकिन जो मगरमच्छ होता है उसका हृदय कितने भागों में बटा रहता है? 4 कक्ष में बटा रहता है, 4 भागों में बटा रहता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये पूछा जाता है मगरमच्छ का जो हृदय है वो कितने भागों में बटा रहता है? वो होता है 4 भागों में। और इंसान का यानी कि हमारा हृदय कितने भागों में बटा रहता है? वो भी 4 भागों में बटा रहता है, 2 निलय और 2 आलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो प्रमुख लौह यौगिक होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हीमेटीन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो खून का रंग होता है वो लाल होता है। और जो हीमोग्लोबिन में जो प्रमुख लौह तत्व पाया जाता है, जो लौह यौगिक पाया जाता है वो होता है हीमेटीन। अगला है रक्त समूह की खोज किसने की थी? यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वो की थी कार्ल एंड स्टीनर ने। रक्त समूह कितने होते हैं हमारे पास? ए बी और ओ, यानी कि 4 यहाँ पे रक्त समूह होते हैं। ए और बी नॉर्मल हैं, ए बी जो है वो सर्वग्राही माना जाता है और जो ओ है वो सर्वदाता समूह माना जाता है। नेक्स्ट कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा शरीर के कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये होते हैं अंडाशय से। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हैं वो मादा शरीर के अंडाशय से स्रावित होते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक टॉपिक है कि जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है और वो कौन से बॉडी के कौन से पार्ट से स्रावित होते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगला है विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? ये की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने की थी। अगला है सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो ये होती है गामा किरणों की सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है, क्योंकि गामा किरणों की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, तो इसकी वेदन क्षमता भी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी? ये बनी थी हरिता कौर दयाल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ही ये करंट का क्वेश्चन है कि वायुसेना में जो राफेल विमान है उसको उड़ाने वाली जो सबसे पहली महिला पायलट है वो कौन है? शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह है। पर लेकिन भारतीय वायुसेना में सबसे पहली महिला पायलट कौन बनी थी? ये कौन बनी थी? हरिता कौर दयाल। अगला है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? वह था अप्सरा, जो कि 1960 में बना था परमाणु रिएक्टर। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। दादा साहब फाल्के ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो रिसेंट में मिला है 2019 में, तो ये मिला है अमिताभ बच्चन को। किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन कैंप। ये मीन कैंप जो है किसकी जीवनी है? तो यह हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है। हिटलर ने, मीन कैंप का मतलब होता है मेरा संघर्ष। कभी कभी ये पूछ भी दिया जाता है कि मेरा मीन कैंप की जगह आ जाएगा मेरा संघर्ष, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हिटलर की, एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है मीन कैंप, हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? मीन कैंप।
विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है रोम। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है विश्व खाद्य संगठन, क्योंकि हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है उसमें जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला गया है वो किसको दिया गया है? विश्व खाद्य संगठन को दिया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है रोम में। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन से थे? तो ये थे सचिन तेंदुलकर, जिनको सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला था। और सबसे पहले किसको मिला था? वैसे 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो सबसे पहले ये मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और सीवी रमन को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, और साथ में एक व्यक्ति और थे जिनको बोला जाता था सी राजगोपालाचारी बोला जाता है, जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर भी थे, भारतीय गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये है नई दिल्ली। ये जो मुख्य अनुसंधान संस्थान है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। जैसे आलू अनुसंधान संस्थान का है वो है शिमला, डेयरी अनुसंधान संस्थान का है वो है करनाल, चमड़ा अनुसंधान संस्थान का है वो है चेन्नई। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अगला है, भारत में मुख्यतः कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये हैं 8 शास्त्रीय नृत्य, जैसे मोहिनी अट्टम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, क्षत्रिया हो गया। ये सारे के सारे कितने हैं? टोटल मिला जुला के 8 हैं। अगला है, डेली न्यूज़ समाचार पत्र कौन से देश का है? तो यह है अमेरिका का। ये कहाँ का है? अमेरिका का। जैसे तरीके से भारत में द हिंदू चलता है, अमर उजाला चलता है, उसी तरीके से जो डेली न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेली न्यूज़ समाचार पत्र है वो कहाँ का है? अमेरिका का। और एक इंपॉर्टेंट और आता है द टाइम्स। द टाइम्स जो है वो कहाँ का है? इंग्लैंड का। द टाइम्स कहाँ का है? इंग्लैंड का। और डेली न्यूज़ समाचार पत्र कहाँ का है? अमेरिका का। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये नाम जो है वो है इसरो। कहाँ है? इसरो, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो कौन है? बेंगलोर में। और इसमें जो इसके जो अभी प्रेजेंट में जो मेन डायरेक्टर हैं, जो मैनेजर एंड डायरेक्टर एमडी हैं, वो हैं के सिवान। कौन है? के सिवान। तो ये थे आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद ही आपका इसके बाद आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा, उसमें भी इसी तरीके से 50 क्वेश्चन होंगे जिनको मैं पूरा क्लियर कराऊंगा, एक्सप्लेन कराऊंगा। साथ साथ में आपको 50 की जगह आपके 100 क्वेश्चन का बेनिफिट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में शेयर भी कीजिए, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल पाए। धन्यवाद।